हेलो एवरीवन। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन्होंने अपने Q3 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं, नंबर्स अनाउंस किए हैं। तो उस पर डिस्कशन करेंगे कि ओवरऑल नंबर्स कैसे रहे हैं। बट उससे पहले अभी लास्ट दिसंबर में इस बैंक को 5 साल पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो उस पर बैंक ने एक प्रेस रिलीज किया है कि मर्जर के बाद जो मर्जर हुआ था कैपिटल फर्स्ट एनबीएफसी का आईडीएफसी बैंक के साथ में। एक उन्होंने उस टाइम पे गाइडेंस शेयर किया था कि अगले 5 साल में बैंक किन चीज़ों पे काम करेगा, क्या ग्रोथ प्लान रहेंगे, टारगेट किस तरीके के रहेंगे। वो उन्होंने शेयर किया है कि उनमें से कौन कौन सी चीज़ें अभी तक बैंक ने अचीव कर ली है एंड कौन सी चीज़ें अभी अंडर प्रोसेस है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगले 5 साल के लिए पूरा इन्होंने एक आउटलुक शेयर किया है इन्वेस्टर्स के साथ कि नेक्स्ट जो 5 ईयर्स हैं उसमें बैंक क्या ग्रोथ टारगेट प्लान कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स किस तरीके के रहेंगे, एसेट क्वालिटी कैसी रहेगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ में शेयर करी है। तो पहले इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, देन ऑब्वियसली हम रिजल्ट पे आएंगे कि रिजल्ट ओवरऑल कैसा रहा है थर्ड क्वार्टर के अंदर बैंक का। तो मर्जर जब हुआ था कैपिटल फर्स्ट का आईडीएफसी बैंक के साथ में, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज था इनके सामने कि जो इनकी लीगेसी होलसेल लोन्स थे, जो इन्होंने डीएचएफएल को दिए थे, रिलायंस कैपिटल को दिया था, देन आईएलएफएस को दिया था, कॉक्स एंड किंग्स को दिया था, वोडाफोन को दिया था, ये सारे जो बड़े बड़े लोन्स थे ये सारे एनपीए हो चुके थे। बहुत बड़ा एनपीए लेवल था बैंक की बैलेंस शीट में। एंड ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का लोन अमाउंट जो है वो इनको राइट ऑफ करना पड़ा था उस टाइम पे। इससे इनका जो नेटवर्थ है वो भी नेगेटिव हो गया था, बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। बैंक ने ऑलमोस्ट अगले 6 क्वार्टर तक लॉस रिपोर्ट किया था। एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज था इनिशियली इस बैंक के लिए, बिकॉज इनमें से ये जितनी भी कंपनीज हमने डिस्कस करी इनमें से ज़्यादातर कंपनीज आज के टाइम पे डीलिस्ट हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज था इनके लिए। बट वहां से अगर हम आज इनका इम्प्रूवमेंट देखें तो बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट करी है बैंक ने, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग द डिपॉजिट बुक। बिकॉज जब ये बैंक बना था उस टाइम पे सिर्फ 39,000 करोड़ के आसपास की डिपॉजिट बुक थी इस बैंक के पास में। आज अगर हम देखते हैं तो 1.76 लाख करोड़ का इनका डिपॉजिट बुक है। ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम की ग्रोथ आई है इनके डिपॉजिट बुक में। बहुत ही हेल्दी रेट से इन्होंने डिपॉजिट बुक को ग्रो किया है पिछले 5 साल के अंदर। और डिपॉजिट बुक अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बैंकिंग बिजनेस में, बिकॉज वी नो कि बैंकिंग का जो मॉडल है वो तो लोन देने का है, बट यहाँ पे मैटर ये करता है कि उस लोन की फंडिंग कहाँ से आ रही है। अगर हम जितने भी बड़े प्राइवेट बैंक्स की बात करें, HDFC, ICICI, कोटक, ये सब इतने बड़े सक्सेसफुल बैंक इसीलिए बन पाए हैं बिकॉज इनकी डिपॉजिट बुक जो है वो बहुत स्ट्रांग रही है, डिपॉजिट बेस काफ़ी स्ट्रांग रहा है। वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बैलेंस शीट को। बिकॉज अगर आपकी फंडिंग जो है वो मार्केट से आ रही है, एक्सटर्नल बोरोइंग पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ऑब्वियसली आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी ज़्यादा रहेगी। अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर आपकी ज़्यादा रहेगी तो नेचुरली आप ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करेंगे जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, पुअर क्वालिटी ऑफ कस्टमर जिन्हें कहा जाता है, जिनमें रिस्क ज़्यादा रहता है। ऐसे कस्टमर्स को आपको टारगेट करना पड़ेगा। एंड अगेन उसमें रिस्क रहेगा कि एनपीए आपके आपके लोन जो है वो एनपीए में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओवरऑल अगर हम मॉडल देखें तो इस तरीके के मॉडल में स्टेबिलिटी नहीं है, ज़्यादा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्रॉफिटेबल मॉडल उसको सस्टेन रखना उस मॉडल में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। दैट इज़ द रीज़न कि डिपॉजिट बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बैंक के लिए। एंड उसको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। देन इसके अलावा जो कासा रेशियो है, बिकॉज डिपॉजिट बुक तो आप ग्रो कर रहे हो, बट उसमें भी अगर आप एफडी या टर्म डिपॉजिट ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट आप 9-10% ऑफर कर रहे हो कस्टमर्स को, एंड वहाँ से आपका डिपॉजिट बुक ग्रो हो रहा है, तो वो हेल्दी ग्रोथ नहीं है। बिकॉज अगेन उसमें भी आपकी जो बोरोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। मैटर ये करता है कि डिपॉजिट बुक की ग्रोथ भी जो है वो कासा के थ्रू ज़्यादा आनी चाहिए, यानी कि जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है वो एक मेन पार्ट होना चाहिए आपकी ओवरऑल डिपॉजिट बुक का। जो कासा रेशियो था इस बैंक का वो सिर्फ 8% था मर्जर के बाद। बट आज अगर हम कासा रेशियो देखते हैं तो वो 46.8%, ऑलमोस्ट 47% के आसपास का इनका कासा रेशियो है। एंड ये लास्ट 1-1.5-2 साल जो अभी लास्ट गया है जिसमें इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा बढ़े हैं, यूजली जो जो डिपॉजिटर्स हैं उन्होंने अपने 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 अमाउंट को शिफ्ट किया है हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स के अंदर। ऐसे सीवियर चैलेंजिंग टाइम में भी इस बैंक ने अपने कासा रेशियो को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है। बिकॉज अभी करंटली हम पूरे प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर हम देखेंगे तो हार्डली एक कोटक बैंक है जिसका कासा रेशियो 45% के आसपास है। एंड इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जिसका कासा रेशियो 47% है। अदरवाइज बाकी जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, इनका कासा रेशियो बिलो 40% है। इस फ्रंट पे कासा रेशियो बिल्ड करने के लिए बहुत बहुत आई मीन बहुत अच्छा काम किया है कासा रेशियो को बिल्ड करने के लिए लास्ट 5 ईयर्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने।
देन इनके अगर हम आरओई का नंबर देखें, बिकॉज हमने बार बार डिस्कस किया है कि एक बैंकिंग के लिए या एक एनबीएफसी के लिए आरओई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका आरओई खराब नंबर रहेंगे, आरओई का नंबर बहुत ही पुअर होगा, तो मार्केट से कभी भी आपको प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। सो आरओई अगर हम देखें आईडीएफसी का, सो मर्जर के टाइम पे सिर्फ 2% का आरओई था इनका। आज अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 10-11% के आसपास का आरओई नंबर है। ऑल्दो अभी भी बहुत हेल्दी लेवल पे नहीं है, बट एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स में एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट इस बैंक ने शो करी है इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग द आरओई नंबर। सो आरओई नंबर भी इनका कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो इस बैंक ने लास्ट 5 ईयर्स में अचीव किए हैं। काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किया ओवरऑल मॉडल को इन्होंने। लॉस मेकिंग बैंक था ये, वहाँ से इन्होंने काफ़ी हेल्दी प्रॉफिट मेकिंग मॉडल इन्होंने क्रिएट किया है पिछले 4-5 साल के अंदर। अब जो इन्होंने गाइडेंस दी है अगले 5 साल के लिए, अगर उस पर हम बात करें तो सबसे पहले उसमें आ जाता है इनका डिपॉजिट बुक। सो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अट्रैक्ट करती है कि डिपॉजिट बुक ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी हेल्दी वे में क्रिएट किया है, बट अभी भी अगले 5 साल के लिए जो इनका पहला फोकस है वो है डिपॉजिट बुक को ग्रो करना। सो प्रायोरिटी अभी भी इनकी डिपॉजिट बुक को बिल्ड करने के ऊपर है, उसको ग्रो करने के ऊपर है। सो इनका टारगेट है कि अगले 5 साल के लिए ऑलमोस्ट 25% की ग्रोथ जो है वो ये प्लान कर रहे हैं इनके डिपॉजिट बुक में। एंड अगेन इसमें भी जो कासा रेशियो है, जो कासा बुक है, उस पर भी ये 25% का डिपॉजिट ग्रोथ प्लान कर रहे हैं। यानी कि डिपॉजिट बुक जो है वो तो 25% से ग्रो होगा, बट उसमें भी जो आपका कासा रेशियो है, जो कासा बुक है, वो भी 25% से ग्रो होगा। सो ऐसा नहीं है कि एफडी वगैरह दे करके या हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करके आप मार्केट से डिपॉजिट बुक को ग्रो करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा फोकस है इस बैंक का। देन अगर हम लोन ग्रोथ की बात करें तो ये लोन ग्रोथ का जो इनका टारगेट है वो थोड़ा सा आई फील कि ज़्यादा ही कंजर्वेटिव है बैंक का, बिकॉज 20% की ग्रोथ ये प्लान कर रहे हैं अगले 5 साल के लिए। अभी करंटली अगर हम साइज देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन बुक का, तो ये 1.9 लाख करोड़ के आसपास है, यानी 2 लाख करोड़ से भी कम का लोन बुक है इसका। कोटक बैंक का अगर हम कंपैरिजन करें तो कोटक बैंक का जो लोन बुक है वो 4 लाख करोड़ है। सो कोटक बैंक की गाइडेंस हमेशा रहती है, अगर आप उनका कॉन कॉल सुनेंगे, कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है हमारी, जैसे अभी 10-11% के आसपास है, सो उनका टारगेट रहता है कि नॉमिनल जीडीपी का ऑलमोस्ट 1.5 या फिर 2 टाइम के आसपास का ग्रोथ उनका रहे उनके लोन बुक में। सो ऑलमोस्ट 20-25% के आसपास की ग्रोथ वो टारगेट करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कोटक बैंक अगर 4 लाख करोड़ के साथ में 20-25% की लोन बुक ग्रोथ टारगेट कर सकता है, सो आईडीएफसी फर्स्ट एटलीस्ट अगर आपका लोन बुक अभी 2 लाख करोड़ से भी कम है तो एटलीस्ट आपको 25% तक की ग्रोथ टारगेट करनी चाहिए। थोड़ा सा एग्रेसिव यहाँ पे बैंक हो सकता था। सो आई फील कि थोड़ा सा ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच यहाँ पे रखी है इन टर्म्स ऑफ मे बी गाइडेंस देने के लिए उन्होंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखा हो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये नंबर्स आगे इंप्रूव नहीं हो सकते, ऑब्वियसली वो हमें ट्रैक करते रहेंगे। सो हो सकता है आगे जाके गाइडेंस इस गाइडेंस को बैंक जो है वो अपग्रेड करे। देन इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर है अभी 9 मंथ्स का अगर हम देखें FY24 का, सो ऑलमोस्ट 2300 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है इनका लास्ट 9 मंथ्स का। इसमें बैंक का कहना है कि जो अगले 5 साल हैं उसमें इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 13,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम की ग्रोथ ये प्लान कर रहे हैं अगले 5 साल के लिए अपने प्रॉफिट नंबर्स में। सो लोन बुक की ग्रोथ अगर हम देखें तो 20% के आसपास है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 5 साल में, यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज इस बैंक को कंटिन्यूसली मिलता रहेगा आने वाले टाइम में। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इनकी जो लीगेसी बोरोइंग है, बिकॉज मर्जर से पहले जो आईडीएफसी बैंक था वो एक डीएफआई था, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड उनकी जो बोरोइंग थी वो काफ़ी हाई कॉस्ट थी, 9% के आसपास की उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी, और वो इनके ओवरऑल बोरोइंग्स का 37% था जब ये बैंक का मर्जर हुआ था। आज अगर हम देखें तो बैंक ने क्योंकि डिपॉजिट बुक इतनी तेजी से बढ़ाए हैं, तो वो जो 37% था इनका हाई कॉस्ट बोरोइंग, वो अब 37% से कम होकर के ऑलमोस्ट 8-9% पे आ गया है। सो बैंक का कहना ये है कि जैसे जैसे FY25 FY26 आएगा, सो उसमें इनका जो ये 7-8% का जो शेयर है हाई कॉस्ट बोरोइंग का, ये बिल्कुल नील हो जाएगा, यानी कि अभी इन्हें काफ़ी ज़्यादा 9% देना पड़ता है इस हाई कॉस्ट बोरोइंग के ऊपर। सो ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा FY26 के बाद में। सो ऑब्वियसली इनकी जो कॉस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड उसका एक ग्रोथ मिलेगा इन्हें इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स में। दूसरा, ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में आईडीएफसी ने ऑलमोस्ट 4 टाइम ग्रोथ करी है अपने ब्रांचेस में। 200 ब्रांचेस थे इनके,
उसको इन्होंने 800 ब्रांचेस में कन्वर्ट किया है लास्ट 5 ईयर्स में। अब अगले 5 साल का इनका प्लान है कि यहाँ से ये हार्डली डबल ग्रोथ प्लान कर रहे हैं अपने ब्रांचेस में, यानी 800 ब्रांचेस हैं, सो 1700-1800 के आसपास का ब्रांचेस रखने का इनका टारगेट है। यानी कि जो आपकी ब्रांच काउंट है वो भी स्लो रेट से ग्रो होगा, सो ऑब्वियसली वहाँ पे भी कॉस्ट सेव होगी एंड उसका भी डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखेगा। तो ये जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लीवर्स हैं जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू इट्स लोन बुक ग्रोथ। सो लोन बुक ग्रोथ तो उनका 20% रहेगा, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ ये बैंक टारगेट कर रहा है अगले 5 साल के लिए। एंड ये अचीवेबल भी है, जो जो रीजन हमने अभी डिस्कस किए, बिकॉज ये नेचुरल है। जो हाई कॉस्ट बोरोइंग है वो एक टाइम पे 37% थी, वो अब कम हो कर करके 7-8% के आसपास आ गई है, बिकॉज आपका कासा बुक बढ़ रहा है, आपका टर्म डिपॉजिट बढ़ रहा है। सो जैसे जैसे कासा बुक टर्म डिपॉजिट आपका बढ़ता जाएगा, आपके बोरोइंग का मेन पार्ट ये डिपॉजिट हो जाएगा, एंड जो आपका ये हाई कॉस्ट बोरोइंग है ये बिल्कुल ही नील हो जाएगा। सो यहाँ से आपका बहुत बड़ा अमाउंट जो अभी जा रहा है 9% पे वो सेव होगा, एंड उसका आपको डायरेक्ट एडवांटेज मिलेगा। दूसरा, क्योंकि ये बैंक अभी सिर्फ 5 साल पुराना है, सो बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं जो अभी ब्रेक इवन पे भी नहीं आए हैं। सो धीरे धीरे जैसे वो ब्रांचेस पुराने होते जाएंगे उनमें प्रॉफिटेबिलिटी आनी शुरू होगी। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बैंक ने अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड जो है वो अभी इनका लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, बिकॉज वो हाई एक्सपेंस प्रोडक्ट होता है, सो उसको एक टाइम लगता है प्रॉफिटेबल होने में। सो तब तक वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, एंड और भी तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बैंक धीरे धीरे विद टाइम इंट्रोड्यूस करेगा, जिसमें कॉस्ट कम रहेगी एंड इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी। सो ये सारी चीज़ें हैं जिससे इनका प्रॉफिट ग्रोथ अगले 5 साल में ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू इट्स लोन ग्रोथ। देन इसके अलावा एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें, सो ये जो कैपिटल फर्स्ट एनबीएफसी थी जिसका मर्जर हुआ आईडीएफसी बैंक के साथ में, इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखना। इनका जो जीएनपीए लेवल था वो हमेशा 2% के बिलो रहता था, जबकि इनके टारगेट कस्टमर्स हमेशा रिटेल एसएमई वगैरह होते थे। सो उन टारगेट कस्टमर्स के साथ डील करके 2% के आसपास का जीएनपीए लेवल ये एनबीएफसी मेंटेन रखती थी। एंड मर्जर के बाद उसी चीज को इन्होंने शो किया इस बैंक के अंदर। सो बैंक का भी एनपीए अगर हम देखें तो करंटली 2.04% है, बट इस 2.04% में बहुत बड़ा पार्ट जो है वो उन लीगेसी लोन्स का है जो आईडीएफसी बैंक ने बहुत सारी इंफ्रा कंपनीज को दिया था मर्जर से पहले। करंटली अगर हम देखें तो जो इन्होंने इंक्रीमेंटल लोन दिए हैं, यानी कि मर्जर के बाद जो लोन दिए हैं, उस पे सिर्फ 1.6% का एनपीए है। सो यानी करंट एनपीए लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है बैंक का ऑलरेडी, एंड इसको बैंक ने और एग्रेसिव और कॉशियस टारगेट लिया है इस पे। सो अगले 5 साल में इनका टारगेट है कि इनका जो जीएनपीए लेवल है वो 1.5% के आसपास मेंटेन हो जाएगा, यानी कि एसेट क्वालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करने का प्लान कर रही है बैंक अगले 5 साल के अंदर। देन इनका आरओई और आरओए का नंबर, सो आरओई अभी करंटली बैंक की 11% के आसपास है, आरओए 1.2-1.3% के आसपास है। इन दोनों ही नंबर को बैंक का टारगेट है कि 17-18% का आरओई होना चाहिए, एंड 2% के आसपास का आरओए ये प्लान कर रहे हैं अगले 5 ईयर्स के अंदर। सो ये जो गाइडेंस अगर हम ओवरऑल देखें तो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ गाइडेंस दिया है इन्होंने। प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लोन बुक की ग्रोथ भी ठीक है, ऑल दो 25% तक कर सकते थे, बट स्टिल ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस इन्होंने 20% की गाइडेंस दी है। देन प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स बैंक प्लान कर रहा है कि 4 to 5 टाइम की ग्रोथ आएगी अगले 5 साल के अंदर। सो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ नंबर्स बैंक ने गाइड किया है अगले 4-5 साल के लिए। नाउ अब अगर हम इनका करंट परफॉर्मेंस देखें कि Q3 में कैसे नंबर्स रहे हैं इनके ओवरऑल, सो इनका जो लोन बुक है वो 25% से ग्रो हुआ है, डिपॉजिट बुक 43% से ग्रो हुआ है, अभी भी बहुत ही हेल्दी रेट पे ये बैंक डिपॉजिट बुक ग्रो कर रहा है। कासा बुक उसमें अगेन 29% से ग्रो हुआ है। मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, 6% के आसपास मार्जिन है इनके, बट अगेन पिछले कुछ क्वार्टर से बैंक जो है वो सक्सेसफुली अपने मार्जिन को सस्टेन कर पा रहा है। वो रीजन उसका वही है क्योंकि इनका कासा अभी भी 47% के आसपास है। अगर इनका कासा रेशियो बाकी बैंक्स की तरह कम हो गया होता 35-40% के आसपास, तो ऑब्वियसली इनके मार्जिन पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। देन अगर हम प्रॉफिट नंबर्स देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स थोड़े से स्लो हुए हैं इस क्वार्टर में। सिर्फ 18% की ग्रोथ आई है इनके नेट प्रॉफिट के अंदर, जो कि लास्ट कुछ क्वार्टर से 40-50% की आ रही थी। सो इसका सबसे बड़ा रीजन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस क्वार्टर में जो बैंक के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट 45% से ग्रो हुए हैं, एंड इसके साथ में प्रोविजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है, ऑलमोस्ट 40% से इनकी जो प्रोविजनिंग है वो भी बढ़ी है।
सो ये ओवरऑल रिजल्ट है। रिजल्ट अगर हम देखें तो ठीक ठाक रिजल्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि थोड़े से कम हुए हैं, 18% की ग्रोथ है। बट ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें, ग्रोथ नंबर्स देखें, एसेट क्वालिटी भी और ज़्यादा इंप्रूव हुई है इनकी। सो ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें तो अच्छे रहे हैं, रिजल्ट अच्छा रहा है। गाइडेंस पे फिर से हम बात करेंगे कि बहुत हेल्दी गाइडेंस दी है इन्होंने अगले 5 साल के लिए, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी बैंक प्लान कर रहा है कि 4 से 5 गुना बढ़ेगी अगले 4-5 साल के अंदर। एंड आरओई का नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो अभी 10% से इंप्रूव होकर के 17-18% पे जाएगा। इसमें दो ट्रिगर हमें ट्रैक करना है। एक तो ऑब्वियसली ग्रोथ वगैरह, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब तो हम ट्रैक करेंगे ही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एसेट क्वालिटी, बिकॉज अगर वो मेंटेन रख पाता है ये बैंक तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा अचीवेबल है, क्योंकि साइज इनका इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी भी। सो एसेट क्वालिटी को एक तो ट्रैक करना है। दूसरा इनका आरओई का नंबर, बिकॉज आरओई का नंबर अगर 17-18% का ये बैंक डिलीवर करने लग जाता है तो वी कुड ईजिली एक्सपेक्ट कि एक अच्छी हेल्दी वैल्यूएशन इस बैंक को मिलना शुरू हो जाएगा मार्केट से, जो कि कुछ टाइम पहले तक हम एचडीएफसी बैंक या कोटक बैंक को देखते थे जो मार्केट से काफ़ी हेल्दी वैल्यूएशन डिमांड, काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन डिमांड करते थे। सो ये ओवरऑल रिजल्ट एनालिसिस था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। अभी कॉन कॉल भी हुआ है, सो ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद हम कॉन कॉल में क्या हाईलाइट्स रहे हैं, उसमें क्या गाइडेंस रही है बैंक की और एडिशनली उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स जो भी आपके डाउट्स वगैरह हों। थैंक यू वेरी मच।